नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग स्टैटिक के जीके के क्वेश्चन कर रहे थे। उसी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में आज हम लोग सारे क्वेश्चन साइंस के सॉल्व कर रहे होंगे कि साइंस किस तरह से हमारे पास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले आने वाले 3 दिनों तक साइंस के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा का चलन अंग क्या है। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव माना जाता है। वन सेल, एक कोशिकीय जीव माना जाता है। अमीबा को हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। हमें सीधे सीधे अमीबा नहीं दिखता, सूक्ष्मदर्शी से हमें इसे देखना पड़ता है। यह पानी में, भोजन में और अन्य पेय पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अमीबा की अगर हम बात कर लें तो अमीबा का जो चलन अंग होता है उसे हम पादप कहते हैं। पादप कहते हैं। वहीं अमीबा कीचड़ में भी पाया जाता है। इसके अलावा अमीबा की एक प्रजाति है जिसका नाम है पैरामीशियम। यह अमीबा के समरूप होती है, अमीबा के सिमिलर होती है, अमीबा के समांतर होती है। यह भी एक कोशिकीय प्राणी माना जाता है। जबकि मनुष्य की अगर हम बात कर लें तो मनुष्य बहुकोशिकीय जीव माना जाता है। मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव माना जाता है। तो अमीबा जो है हमारा एक कोशिकीय जीव के रूप में रखते हैं। इसका चलन अंग हम पादप मानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेड का अयस्क कौन सा है। तो लेड का अयस्क है गैलेना। लेड मतलब होता है पीबी। पुराने समय पर जब हम लोग पेट्रोल भराते थे तो यह पेट्रोल में मिलकर आता था। पेट्रोल में मिलकर आता था जिसे हम लेड कहते थे। यह पेट्रोल में मिलकर आता था जो हमारा लेड के रूप में जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में पेट्रोल में हम लोग एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल का प्रयोग करते हैं वर्तमान समय में। वहीं हम लिग्नाइट की बात कर लें तो लिग्नाइट जो है एक कोयले का अपर रूप माना जाता है या कोयले का अयस्क माना जाता है और अयस्क माना जाता है। वहीं बॉक्साइड की हम बात कर लें तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क माना जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्तदाब स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इस तरह से एक मशीन लिए रहता है जिसमें ये मानक होते हैं और यहाँ पर पीछे से वो एक रॉड इसमें वो रहती है फुसफुस वाली, और इसमें एक पट्टा होता है जो पट्टा हाथ में बांधा जाता है। तो डॉक्टर उसको ऐसे फुसफुस करता है तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर जो पारा होता है वो ऊपर चढ़ता चला जाता है, ऊपर चढ़ता चला जाता है और ये एकाएक गिरने लगता है। इससे ब्लड प्रेशर का प्रेशर मापा जाता है कि कितना हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का भार है। इस ब्लड प्रेशर के मीटर को हम स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मापने के लिए 120 और 80 के रूप में हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। यानी 120 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग जो है अगर हम ठंडे प्रदेशों में कर लें तो ठंडे प्रदेशों में इसके अंदर पारा का प्रयोग नहीं किया जाता। पारा का प्रयोग हम लोग नहीं करते, बल्कि इसके अंदर हम लोग अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग बिल्कुल भी यहाँ नहीं किया जाता। बात कर लें हम बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर दाब का मात्रक है। बैरोमीटर वायु दाब को मापने का एक मीटर होता है। बैरोमीटर वायु दाब को मापने का एक मीटर होता है जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। भाई सिस्मोग्राफ मीटर जो होता है
यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है सिस्मोग्राफ मीटर। यह भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसकी संख्या हम लोग 22 + x और 22 + y के रूप में रखते हैं। x जो होते हैं वो गर्ल्स में होते हैं और y जो होते हैं वो बॉयज़ में होते हैं। टोटल मिलाकर इनमें 46 गुणसूत्र के रूप में रखते हैं। और गर्ल्स के अंदर अगर हम बात कर लें तो 22 + x के रूप में होते हैं, और अगर हम बॉयज़ की बात कर लें तो 22 + y और 22 + x बॉयज़ में होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या हमारे पास 46 होती है। अगर इनमें गुणसूत्रों में एक भी इधर उधर हो जाता है तो हम लोग ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, फिर हम लोग तीसरे लिंग में आ जाते हैं अगर इनमें से गुणसूत्र एक भी ऊपर या नीचे हो जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या 22 + x 22 + y होती है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तो मानव के द्वारा प्रयुक्त होने वाली पहली धातु का नाम है कॉपर। कॉपर जो है ये मानव के द्वारा प्रयुक्त होने वाली पहली धातु मानी जाती है। इस कॉपर की खास बात ये होती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी सबसे पहले कॉपर का प्रयोग करना सीख पाए थे। यही वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मानव द्वारा निर्मित पहली धातु का नाम बताइए, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे पहले मानव ने प्रयोग में लाई थी। तो आंसर आएगा कॉपर। एल्यूमिनियम की बात कर लें तो एल्यूमिनियम का अयस्क ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो ऑक्साइड है। निकेल जो है यह एक प्रकार का तत्व होता है। भाई आयरन भी एक प्रकार का तत्व है, और इस तत्व के बारे में कहा जाता है कि आयरन मतलब लोहा होता है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका भी प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जा सकता है? तो जुकाम जो है वो वायरस की वजह से होता है। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। फंगस की वजह से हमें दाग थाग खुजली होती है, और जीवाणु की वजह से हमें टीबी जैसी बीमारियां होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम बोलते हैं। तो कुछ बीमारियां हैं जो हमें इन वायरस या जीवाणु या प्रोटोजोआ या फंगस की वजह से होती हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो की थी वो ल्यूमेन हॉक ने की थी। भाई इमानोवस्की की बात कर लें तो इन्होंने वायरस की खोज की थी, और चैडविक की बात कर लें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। वहीं लेमार की बात कर लें तो इन्होंने आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था। आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो है वो ल्यूमेन हॉक के द्वारा की गई। ल्यूमेन हॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए हम लोग जस्ता का प्रयोग करते हैं, और जस्ता हटाने के लिए हम लोग इस पर क्या यस्दीकरण करते हैं। जस्ते का लेपन क्या कहलाता है? यस्दीकरण कहलाता है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यस्दीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, दौड़ के दौरान धावक के पैर किस बल के कारण आगे बढ़ते हैं? तो दौड़ के दौरान धावक के पैर गुरुत्व बल के कारण आगे बढ़ते हैं। वहीं हम अभिकेंद्रीय बल की बात कर लें तो अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है अभिकेंद्र की ओर चलना है, यानी हमें अभी केंद्र की ओर चलना है। कहने का मतलब है कि जब आप लोग वॉशिंग मशीन को चलाते हो, अपने घर में सबके घर में वॉशिंग मशीन होगी, तो जब आप वॉशिंग मशीन को चलाते हो तो वॉशिंग मशीन में जो आपका कपड़ा वॉश होता है वो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों प्रकार से काम करता है। जब वॉशिंग मशीन क्लॉकवाइज में चलती है तो सारे कपड़े सेंटर में आ जाते हैं, अर्थात अभिकेंद्रीय बल वहाँ पर लग जाता है। और जब वॉशिंग मशीन एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो सारे कपड़े जो होते हैं वो मशीन के चारों परतों की तरफ आ जाते हैं, अर्थात वहाँ अपकेंद्रीय बल होता है। बचपन में हम लोग जो गिरनी होती थी, बचपन में उसे हम लोग ने धागे में एक पत्थर बांध के घुमाते हैं और वो पत्थर को हमने ऐसे छोड़ दिया तो जो पत्थर होगा वो बहुत कहीं दूर जाकर फेंकेगा। तो जहाँ भी वो दूर जाकर फेंकेगा तो वो हमारा किसकी वजह से वो फेंकेगा? अपकेंद्रीय बल की वजह से। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय बल की वजह से। जो पत्थर दूर फेंकेगा वो अपकेंद्रीय बल होता।
बचपन आप लोग दूध, जैसे दूध में शक्कर मिलाने का या शरबत में शक्कर मिलाने का काम करते हैं, तो चम्मच से हम लोग जब शक्कर मिला रहे होते हैं तो बीच में एक गड्ढा बन जाता है। वो गड्ढा किसकी वजह से बनता है? आप केंद्रीय बल की वजह से, क्योंकि जब आप उसे मिलाते हो तो वो साइड में उसका भाग ऊपर उड़ जाता है और बीच वाला भाग नीचे आ जाता है, यानी दूध की जो सतह है वो गिलास के चारों तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। ठीक है, अब केंद्रीय बल की वजह से जब आप चौराहे पे गाड़ी को मोड़ते हैं तो आपको चौराहे की तरफ झुकना पड़ता है, आपको चौराहे की तरफ झुकना पड़ता है। जिस सर्किल से आप गाड़ी मोड़ रहे हैं तो उस सर्किल को आपको उसकी तरफ इस तरह से गाड़ी मोड़ के झुकना पड़ता है। वो किस बल की वजह से? अभिकेंद्रीय बल की वजह से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है घर्षण बल। तो घर्षण बल हर वस्तु जो जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम हमेशा फ्रैक्शन या घर्षण बल कहते हैं। जैसे एक साइकिल है, तो साइकिल के दोनों पहिए जो हैं वो इस तरह से जा रहे हैं, साइकिल के दोनों पहिए एक जा रहे हैं, तो साइकिल चलाने वाला जो बंदा बैठा हुआ है तो इस पहिए का घर्षण बल यहाँ लग रहा है और इस पहिए का घर्षण बल यहाँ लग रहा है। घर्षण बल हमेशा दिशा के विपरीत लगेगा। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसके डायरेक्शन हमेशा फ्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है तो इसके डायरेक्शन में फ्रैक्शन लगेगा। डायरेक्शन के विपरीत हमेशा घर्षण बल काम करता है। मैं ऐसा चल रहा हूँ तो घर्षण बल मेरे पीछे की ओर लगेगा, मुझे रोकने का प्रयास करेगा। आपने देखा होगा जूतों के नीचे लाइनें बना दी जाती हैं, पहियों के बीच में लाइनें बना दी जाती हैं, ऐसा इसलिए कि फ्रैक्शन बल क्या हो सके? शून्य हो सके। अगर फ्रैक्शन बल शून्य, मतलब शून्य तो खैर नहीं होता, लेकिन उसको नग्न अवस्था में लाने का प्रयास भले ही किया जाता है, तो ये घर्षण बल होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज हुई थी। भाई हरगोविंद खुराना ने हमारा जो रक्त था उसका संश्लेषण किया था, हरगोविंद खुराना ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो चिकित्सा का इन्हें नोबेल मिला था। भाई वाटसन और क्रिक की बात कर ले तो इन्होंने डीएनए की जो संरचना है उसको सुलझाने का काम किया था। इन्हें भी इसके लिए नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो डीएनए की संरचना को भी वाटसन क्रिक ने सुलझाने का प्रयास किया था। तो पेनिसिलिन जो थी ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आई थी। इसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डीएनए की संरचना को सुलझाया गया था। इसको डाई न्यूक्लियोटाइड एसिड के नाम से हम जानते हैं डीएनए को। तो क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट हुए साइंस के। कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट बता सकते हैं। आप किस पर वीडियो चाहते हैं वो वीडियो भी आपको बनकर मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।